Hello students, welcome to the video. Here we will discuss exercise question on fundamental unit of life. This is NCERT exercise. We are going to discuss the questions based on the chapter fundamental unit of life. आप लोगों ने सबने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है सर. आप लोगों ने सबने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे और बहुत सारे आंसर्स, अलग अलग तरह के आंसर्स लिखे होंगे. वीडियो का पर्पस है ये डिस्कस करना कि आपने जो आंसर्स लिखे और यहाँ पे जो आंसर्स लिखे उन दोनों में से बेटर चूज़ करें. इन आंसर्स में से आपको कुछ लगता है कि आप ऐड कर सकते हैं आपने लिखे हुए आंसर्स में, तो प्लीज़ कीजिए. और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपके आंसर में ज़्यादा बेटर है तो उसको चलने दीजिए. जितना कम वर्ड्स में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना अच्छा माना जाता है आंसर. आप लोग 9th क्लास में हैं तो आप लोगों को लगता है कि ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया तो सफिशेंट है. हाँ, एक्सप्लेन कर दिया तो सफिशेंट है, मैं मानता हूँ. एक्सप्लेन कर दिया तो सफिशेंट है, मैं मानता हूँ, बट वो एक लेवल है. उसके बाद आंसर को फाइन करने के लिए आपको वर्ड्स ऐसे चूज़ करने पड़ते हैं, कीवर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं. और इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपको ज़्यादा मार्क्स, ठीक मार्क्स दिला सकते हैं. ठीक है, शुरू करें. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो एक कंपैरिजन बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कंपैरिजन बनाने का एक टेबल बनाना. तो यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है. ऑब्वियसली सेल वॉल सबसे पहले दिमाग में आता है कि सेल वॉल. आपके दिमाग में क्या क्या आता है जो बहुत कॉमन है या बहुत कॉमन डिस्कस किया है? सबके दिमाग में अलग अलग आ सकता है, बट जो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है वो मैं पहले मार्क करता हूँ. सेल वॉल. सेल वॉल का बहुत ही सिंपल होता है कि प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट होती है, ये आपको पता है. वैक्यूल्स का आपको पता होता है कि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं. प्लांट सेल मेजॉरिटी वैक्यूल्स का ही बना होता है. उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको उसमें से कुछ याद रहेगी. बाकी ये दो चीज़ें तो बहुत कॉमन है जो याद रहती है बच्चों को. ठीक है, बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. प्लास्टिड्स प्लांट सेल में ही होते हैं. सेंट्रियोल एनिमल सेल में ही होता है. न्यूक्लियस प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता है और एनिमल सेल में जनरली सेंट्रिक होता है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में बहुत कम होते हैं, एनिमल सेल में कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं. गोल्गी बॉडीज प्लांट सेल में जनरली स्कैटर्ड होती है, एनिमल सेल में जनरली सिंगल होती है और न्यूक्लियस के पास में होती है. ठीक है, ये 7 पॉइंट्स दिए हैं कंपैरिजन के. इसमें से आपको ये दो तो याद रहने ही चाहिए. ये दो बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, तो ये 4 तो याद रहने ही चाहिए. बाकी लास्ट के 3 आप एडिशनल में याद रख सकते हैं. वैसे 7 दिए हैं तो 7 सारे याद रखने चाहिए. बट इफ़ यू वर आस्क्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और उसमें आपको 1-2 पॉइंट्स ही ध्यान आ रहे हैं तो धीरे धीरे पॉइंट बढ़ाइए. सारे के सारे एकदम से याद करने की कोशिश करेंगे. किसी को हो भी जाते हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आती है सारे के सारे एक साथ याद करने में. तो मैंने मार्क कर दिए हैं, वो पहले याद करें, फिर वो याद हो जाए तो बाकी के याद करें. ओके, ग्रेट. अगला क्वेश्चन, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. आपको बेसिक तो पता होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में. आपको एनसीईआरटी में एक टेबल भी दी है
आपको एनसीईआरटी में एक टेबल भी दी है डिफरेंशिएट करने की, वो भी आपने की होगी। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे पहली चीज याद होगी शायद वो आपको साइज याद होगा। प्रोकैरियोटिक सेल पुराने तरह वाले सेल जिसमें वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं होती है वो स्मॉल साइज रहते हैं। अब पुराने तरह वाले बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही प्रेजेंट रहते थे, आज भी वो प्रेजेंट है, वो स्मॉल साइज रहते हैं। और यूकैरियोट्स लार्ज साइज रहते हैं और साइज आप देख सकते हैं ये 1 माइक्रोमीटर के आसपास के होते हैं, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर के आसपास के होते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा सा साइज अलग दिया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। यहाँ पे रेंज दी है, वहाँ पे पर्टिकुलर साइज दिया हुआ था। ठीक है, दूसरा जो याद करने का है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड इज द कीवर्ड हियर, एब्सेंट रहती है प्रेजेंट रहती है वो आपको ध्यान ही होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बोल सकते हैं। ये आंसर्स जब अपन डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और आंसर्स सुन रहे हैं डायरेक्टली मेरे, राइट आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, मेरी एमसीक्यू शीट सॉल्व कर रखी है, देन यू हैव वंस अटेम्प्टेड दीज क्वेश्चंस और फिर मैं उसको फाइन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स द वे। अगर डायरेक्टली आप आंसर्स देख रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि डिस्कशन उतना ही लिमिटेड कर रहा हूँ मैं। चलिए अगला, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियस फैला हुआ प्रेजेंट रहता है और वो न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहते हैं। एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस डिफाइंड कि इतने इतने रीजन में न्यूक्लियस है भाई, वो प्रेजेंट रहता है। वो आप एनसीईआरटी बुक में से देख सकते हैं, डायग्राम बिल्कुल आपको ध्यान हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक खोलिए और उसका डायग्राम देख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल का, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, अकरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे रहता है, हमारे दिमाग में जनरल क्वेश्चन आता है कहाँ पे रहता है, तो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में होता है। मोनेरा मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया सबसे कॉमन है, ये तो आपको याद ही होगा। एक्स्ट्रा चाहिए तो ब्लू ग्रीन एल्गे में रहता है। माइक्रोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल कहीं पे भी हो सकता है, मेजॉरिटी यूकैरियोटिक सेल्स दिखते हैं। एनिमल सेल्स, प्लांट्स, सारे प्लांट्स। एनिमेलिया प्लांटी, ये किंगडम का नाम दिया है। एनिमेलिया मतलब एनिमल्स को बता रहे हैं, एक साइंटिफिक नाम है एनिमल किंगडम का। किंगडम्स क्या होते हैं ये 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, अब जो चीज़ें बच गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिंपल है, ये 4 तो याद ही रहना चाहिए। अब जो चीज़ें बच गई, क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में डिपेंड करता है कि किस एनिमल या किस चीज़ का यूकैरियोटिक सेल है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन रखता है वो आपको पता ही है। राइबोसोम्स में याद करने की चीज़ है। चलिए राइबोसोम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल में। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रियोल्स। राइबोसोम्स 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, 80S टाइप प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोटिक और 70S टाइप प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं बता सकता मैं अभी, ये याद करने रहेंगे। किसी किसी टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, बस इतने ही बता सकते हैं। आगे 3rd क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूटने लगती है, रप्चर होती है या टूट जाती है तो क्या होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर टू द प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, so after rupture of the plasma membrane the protoplasmic content will be dispensed in the surrounding medium. जैसे बलून है, बलून में रप्चर हो गया या बलून फूट गया तो उसका पानी पूरा बाहर आ जाएगा, फिर वो बलून बचेगा कहाँ से? तो सिंपल सा बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म फिल्ड रहता है। तो अगर वो रप्चर हो गई तो साइटोप्लाज्म होल्ड कैसे करेगा अंदर? तो इट विल बी डिस्पेंस्ड। डिस्पेंस्ड वर्ड सुना होगा आपने, सोप डिस्पेंसर रिलेटेड वर्ड्स है। डिस्पेंस्ड इन द सराउंडिंग मीडियम, आसपास वो फैल जाएगी, ढुल जाएगी, है ना, प्रोटोप्लाज्म फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What would happen to the life of a cell if there were no Golgi apparatus? आपको गोल्गी apparatus का फंक्शन पता होना चाहिए, उससे आपको आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। In the absence of Golgi apparatus, the following problem will arise. The secretory activities of the cell will cease. Secretory activity will cease, रुक जाएगी। The broken membranes like those of lysosomes, plasma membrane etc. will not get repaired. तो जो मेम्ब्रेन जो थोड़ी बहुत ख़राब होने लगती है वो गोल्गी बॉडीज रिपेयर करती है, तो दे विल नॉट गेट रिपेयर्ड। ठीक है, इसमें कीवर्ड तो कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं, बट दे विल नॉट गेट रिपेयर्ड, ये दूसरा फंक्शन। Acrosome formation in the sperm will not take place, causing inability of the sperm to enter the egg. तो ये कीवर्ड के थ्रू याद रख सकते हैं। Acrosome formation in sperms, gamete cells will not take place, male gamete cells, causing inability of sperms to enter the egg. तो fertilization नहीं हो पाएगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिप्रोडक्शन। फूड, शेल्टर, ये सब तो चीज़ें ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए ठीक होता है, बट लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर एनिमल की, हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, कुछ ईयर्स या कुछ डेज या कुछ ईयर्स, तो वो वाली स्पीसीज आगे कैसे रहेगी? वो रिप्रोडक्शन से होती है, और रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम। विच ऑर्गेनली, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? पावर हाउस नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एनर्जी देता है। सबको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट, कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, साइट ऑफ cellular respiration where energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, बोलो वापस, adenosine triphosphate is generated as a consequence of oxidation of food substance. वो पता ही आपको रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, तो ये लास्ट लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता है जो आप लोगों ने लिखा हो, बट अगर उसको थोड़ा सा फिल्टर, थोड़ा सा फाइन कर लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये वीडियोस उसी में हेल्प करेंगे आपको धीरे धीरे आपके आंसर फाइन करने में। और आप देखेंगे 3-4 चैप्टर ऐसे आप लोगों ने वीडियोस देखे और अपने आंसर फाइन करने पे मेहनत की, तो अगले चैप्टर से आपके आंसर ऑटोमेटिकली फाइन होने लग जाएंगे। व्हेन यू विल गो थ्रू द एनसीईआरटी, व्हेन यू विल रीड द एनसीईआरटी, द फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम रीड करते हो एनसीईआरटी के कंटेंट को, तो you will start picking, your brain will start picking up words from there itself, और फिर you will evolve as a student, right? Sixth question, where do the lipids and the protein constituting the cell membrane get synthesized? lipids और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, constituting मतलब जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं बेसिकली, वो सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं? तो ईआर में सिंथेसाइज होते हैं। कौन से ईआर? रफ की स्मूथ ईआर में सिंथेसाइज होते हैं।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स which are important for cell function. Ribosome attached to the surface of endoplasmic reticulum are the sites of protein synthesis. जो ribosomes attached to the surface of endoplasmic reticulum are sites of protein synthesis. तो proteins कहाँ पे होते हैं और lipids कहाँ पे होते हैं, ये आपको अब ध्यान हो गया है. The manufactured proteins are later sent to different places in the cell depending upon the need. ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है ये उसके हिसाब से भेज सकते हैं. ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये शायद आप लोगों से मिस हो गई हो. ये चाहे तो अटैच कर सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर पूछा नहीं है. आंसर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए ये लाइन अटैच कर सकते हैं. जैसे यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो सिर्फ उतना ऊपर का उतना लिखना 2 नंबर के लिए थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा, तो चाहे तो अटैच कर सकते हैं. चलिए अमीबा का क्वेश्चन है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. तो आपको पता है पूरी प्रोसेस, मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूँ. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस. Endocytosis refers to the invagination of a small region of the plasma membrane and ultimately forming an intercellular membrane bound vesicle. This process is generally इन्वॉल्व इन द इंजेशन, मतलब फूड को अंदर लेना, इंजेशन ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है, ये एक छोटी सी प्रोसेस हुई. एंडोक्राइटोसिस प्रोसेस है. इसमें होता क्या है, इन वेजिनेशन ऑफ स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है सूडोपोडिया बनाता है ये, तो ये समझा रहा है सूडोपोडिया कैसे बनाता है. तो इनवेजिनेशन ऑफ स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा सूडोपोडिया बना के अल्टीमेटली फॉर्मिंग अ इंटरसेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. वो जो सूडोपोडिया बनेंगे और वो एनगल्फ करेंगे फूड को, तो वहाँ पे एक छोटी सी अंदर ही मेम्ब्रेन छूट जाएगी, बन जाएगी. और फिर दिस प्रोसेस इज जनरली इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ फूड. ठीक है, ये तो intake of liquid food during endocytosis is called. अगर सिर्फ लिक्विड फूड होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पाइनोसाइटोसिस. पाइनो सिंपल वर्ड्स में सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं इसको. सिमिलरली इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय द सेल through its membrane is called phagocytosis. तो एंडो के 2 चीज हो गई, पाइनो और फैगो. और सेल ईटिंग. इन दिस प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन पुट्स अप प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराउंड द फूड पार्टिकल. दिस प्रोसेस fuse to form phagosomes. This process fuse to form phagosomes. ठीक है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. शुरू में आप चाहो तो इस आंसर को छोटा कर सकते हो. जैसे आपने मेजोरिटी ने इसका जो आंसर लिखा है, जो मेरे को जनरली टेस्ट पेपर्स में लिखे हुए मिलते हैं, वो रहते हैं हाउ डू अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड. तो लिखते हैं कि अमीबा फूड के पास जाता है, अपने 2 हाथ खोलता है, मतलब सूडोपोडिया बनाता है और फूड को एनगल्फ करके अंदर ले लेता है, और प्रोसेस का नाम लिख देते हैं एंडोसाइटोसिस. अब देखिए उस आंसर के लेवल में और इस आंसर के लेवल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ को लिखो. चलिए मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए पहले शॉर्ट आंसर कर देता हूँ. जो बच्चे चाहें तो वो उस आंसर को शॉर्ट में याद कर सकते हैं, और कुछ बच्चे जो पूरा आंसर याद कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, पहले शॉर्ट करके याद कर लेते हैं.
तो सबसे पहले एंडोसाइटोसिस के बारे में लिखेंगे, एंडोसाइटोसिस के बारे में लिखेंगे, फिर सूडोपोडिया के बारे में लिख देंगे, फिर सूडोपोडिया के बारे में लिख के, सूडोपोडिया अगर आपको अच्छा लगता है सूडोपोडिया के बारे में लिखना क्योंकि वो याद रहता है, सूडोपोडिया के बारे में लिख के इन्वेजिनेशन के बारे में लिखेंगे, और फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कवर करती है फूड को और फिर वो अंदर लेती है, तो इंटरसेल्युलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, इतना लिख देंगे। फिर ये चाहे तो लिक्विड फूड सॉलिड फूड का छोड़ सकते हैं शुरू में याद करने के लिए, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट हो गया, प्लस आपने सूडोपोडिया के बारे में लिख दिया, प्लस आपने सूडोपोडिया के बारे में लिख दिया, और फिर यहां से कंटिन्यू कर लिया, नहीं यहां से नहीं, लास्ट लाइन सिर्फ, द प्रोसेस फ्यूज टू फॉर्म पैथोसोम्स, नहीं ये भी रहने दीजिए लास्ट वाला क्योंकि ये इसी रिलेटेड हो जाएगा। तो सिर्फ उतना ऊपर ऊपर का जितना लिखा है, जैसे सिर्फ 2 मार्क्स में आता है तो बहुत है, बट बहुत जनरली 2 मार्क्स में ही आता है तो ठीक है, इतना नीचे का नहीं लिखेंगे तो ठीक है, एट टाइम्स ठीक है। तो 2 में से आपको 1.5 या किसी किसी केस में 2 भी मिल जाएंगे, बट ऊपर का जितना मार्क करा है उतना याद करके फिर आप में अगर एपेटाइट बनता है तो फिर सॉलिड फूड और लिक्विड फूड की अलग अलग प्रोसेसेस याद करके बचा हुआ पार्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर or any other solvent from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi permeable membrane। ये आंसर इतना अच्छा नहीं है, इस आंसर को आपके हिसाब से फॉर्म करके लिखिए। ऑस्मोसिस पे बहुत डिस्कस किया है, बुक में भी अच्छे से लिखा हुआ है, उसका आंसर ठीक से लिखें। ये वाला आंसर इतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को खुद को, ठीक है। इतना शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपने वर्ड्स पे फॉर्म कर लीजिएगा। ऑस्मोसिस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाने का, किसी मटेरियल के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाने का जरिया है, पहली बात। तो अगर एग्जाम्पल सॉल्ट और वाटर है, और सॉल्ट और वाटर है, और यहाँ पे वाटर का हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर का लोअर कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्ट का लोअर कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे सॉल्ट का हायर कंसंट्रेशन होगा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तो इस तरफ से इस तरफ जाएगा, तो वाटर के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाएगा, ताकि ऐड करना ज़रूरी है, इन लोगों ने मिस कर दिया, ताकि दूसरी तरफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो पाए, लीडिंग कि इस तरफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखें ऑस्मोसिस को। नेक्स्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 peeled potatoes, halved and scoop each one out to make potato cups, ठीक है। पोटैटो आलू लिया, आधा आधा करा और उसमें चम्मच डाल के थोड़ा सा ऐसा शेप का पोटैटो निकाल लिया, ठीक है। पोटैटो का मटेरियल निकाल लिया, पल्प निकाल लिया उसका थोड़ा सा। आउट ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड टू बॉयल, should be made from a boiled potatoes. Put each potato cup in a in a container containing water. Now मतलब 4 कप्स ले लिए, 4 कप्स ले लिए और 4 कप्स में
ये सारे पोटैटोज रख दिए जो कि बॉइल्ड थे। तो सबसे पहला कप एम्प्टी रखा, दूसरे में 1 चम्मच शक्कर डाली, मतलब पानी है उसमें, पानी के साथ कुछ भी ऐड नहीं किया पहले कप में। दूसरे कप में 1 चम्मच शक्कर डाली, दूसरे कप में 1 चम्मच नमक डाला, और तीसरे कप में पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप डी। एक सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को शुरू से पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था मैंने। हमको ऑस्मोसिस का एक एक्सपेरिमेंट करना है, हमको ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करना है। 4 पोटैटोज लिए और उसमें से स्कूप्स निकाल लिए सब में से, ठीक है, सबको बॉईल नहीं किया है। 4 पोटैटोज लिए और उसमें से सिंपल स्कूप्स निकाल लिए। एक पर्टिकुलर पोटैटो को बॉईल कर दिया, एक पर्टिकुलर पोटैटो को बॉईल कर दिया। ठीक है, सारे पोटैटोज को एक बड़े जार में रख दिया, एक बड़े ट्रफ में रख दिया, एक बड़े जार में रख दिया जिसमें पानी था। अब फिर 4 कप्स लिए, कप ए, कप बी, कप सी, कप डी। ओके, कप ए खाली है, कप बी में शुगर रखी, कप सी में सॉल्ट रखा, कप डी में शुगर और जो बॉइल्ड पोटैटो था वो रखा। ठीक है, ये 4 जो कप्स है वो वही डी मतलब पोटैटो के कप्स हैं, तो उनको पानी में से निकाल लिया और फिर पहले को एम्प्टी रखा। जैसे ये जो पोटैटो है उसमें से स्कूप निकाल लिया, तो ये उसका कप बन गया, इसमें चीज़ें डाल रहे हैं। ठीक है, तो चारों कप में हम लोगों को 2-3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या हुआ। तो ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों को रीज़न बताना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है ये आगे समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी, बट क्या ऑब्जर्वेशन ये आगे समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बी और सी में हम लोगों ने शुगर और सॉल्ट रखा था, बी और सी में हम लोगों ने शुगर और सॉल्ट रखा था, तो उसमें क्या होगा, पानी गैदर हो जाएगा। तो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है पानी गैदर क्यों हुआ। ऑब्वियसली पानी पोटैटो में से निकल के ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आया। तो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है वाटर गैदर्ड इन बी एंड सी बिकॉज इन बोथ दिस सिचुएशन देयर इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द ट्रफ, जो पोटैटो का जगह बनी हुई है, एंड वाटर इन द कप, एंड वाटर इन द water in the cup potato, मतलब water in the potato, hence osmosis, और osmosis कौन सा, एंडोऑस्मोसिस, मतलब उससे बाहर निकल रहा है, पोटैटो से बाहर निकल रहा है, टेक्स प्लेस एंड द पोटैटो सेल्स एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो पोटैटो से बाहर निकलते जा रहा है पानी और वो दोनों में आ गया। सेकेंड, वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब पोटैटो ए को खाली रखा था, पोटैटो ए के कप को खाली रखा था, वो नेसेसरी क्यों है, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए, तो कि हम लोग कंपेयर कर पाए कि नॉर्मल पोटैटो और बी, सी और डी में कंपैरिजन कर पाए। नहीं तो हम लोगों को लगेगा कि हो सकता है पोटैटो पानी छोड़ता हो थोड़ा 2-3 घंटे रखने के बाद, तो ए ने नहीं छोड़ा पानी, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। डी थर्ड क्वेश्चन, explain why water does not gather in the hollowed out portion in A and D। A और D दोनों में, D में क्या करा था हम लोगों ने, D को बॉईल करके रखा था, पोटैटो को बॉईल करके रखा था और उसमें शुगर डाल दी थी। वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलो सेक्शन A एंड D कप। A में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं, पहली बात ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं क्योंकि बाहर कुछ था ही नहीं, तो वो पोटैटो में से बाहर कैसे आता, क्या चीज़, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं था, तो ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं। डी कप में ऑस्मोसिस होने की संभावना थी, बट हुआ क्या, क्योंकि उसको अपन ने बॉईल कर दिया,
तो वो सेल्स डेड हो गए। क्योंकि वो सेल्स डेड हो गए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के लिए अवेलेबल नहीं थी फिर। तो इससे हमको पता चलता है कि डेड सेल्स में ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। ठीक है, होपफुली समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा 9th को एक्सप्लेन करते हुए कंफ्यूज हो गया था, बट ठीक है, हम लोग दूसरे वीडियो में भी देख लेंगे। अगर आप लोग क्लास में पूछेंगे तो 9th में बेसिकली एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो 9th का पूछ लीजिएगा वापस। ठीक है, 10th क्वेश्चन, which type of cell division is required for growth and repair of body and which type is involved in the formation of gamete cells? ये आपको पता होगा, सिंपल आंसर है। नहीं पता हो तो मुझसे क्लास में पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।